नमस्कार साथियों, मैं राकेश सर फिर से एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास आपके आमेर के इतिहास जो आप पढ़ चुके हो उसकी रिवीजन क्लास है। और आपने आमेर का इतिहास कितनी अच्छी तरह से याद किया है, आमेर के इतिहास में आप क्या पढ़े हो, वो आपको आज पता चलने वाला है। ध्यान से सुनना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम हो तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इसी के साथ मैं आज आमेर के इतिहास के जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक, यानी कि भौकाल मचा देने वाले क्वेश्चन, यानी कि दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं श्री जी क्लासेज। और इसी के साथ श्री जी का अभिनंदन करता हूं मैं। और ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, आमेर या जयपुर का इतिहास जो कछुआ वंश आपको पढ़ाया था उसके क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं मैं। ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नरवर से आकर कछुआ नरेश ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की और अपने राज्य की प्रथम राजधानी बनाई। यानी कि आपके सामने आमेर के इतिहास का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि नरवर से आकर कछुआ नरेश ने, यानी कि कछुआ वंश का वह कौन सा राजा था जिसने नरवर के जंगल एमपी से आकर, यानी कि ढूंढाड़ राज्य में कछुआ वंश की स्थापना की। किसमें की? ढूंढाड़ राज्य में कछुआ वंश की स्थापना की। और ढूंढाड़ राज्य में कछुआ वंश की स्थापना करने के बाद उसने कछुआ वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया? यही ढूंढाड़ आगे चलकर क्या कहलाया? आमेर कहलाया। और कछुआ वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया? तो देखो, कछुआ वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया था? दौसा को बनाया था। और कछुआ वंश की प्रथम राजधानी दौसा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों? ये दूले राय था। दूले राय या तेज कर्ण ने, दूले राय या तेज कर्ण ने, यानी कि 1137 में कछुआ वंश की स्थापना की और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। रामगढ़ जिसका कि प्राचीन नाम माची था, जो गुलाब के फूलों की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान था, इसलिए रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसी रामगढ़ को इसने जीतने के बाद इसका नाम रखा था जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ इसका नाम इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ इसने अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। तो जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर है। और आमेर राजधानी बनी थी 1207 में। और 1207 में इसको राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कोकिल देव। तो आमेर राजधानी जरूर बनी थी, लेकिन ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी कौन सी प्यारे बच्चों? ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी दौसा थी, जिसे दूले राय ने बनाया था। बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं है तो चलो गुरुजी आगे चलता हूं मेरे भाइयों आगे। तो देखिए आप ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन गौर से पढ़िए साथियों। राणा सांगा के शासन काल में आमेर शासित हो रहा था। क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा जब मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे हुए थे तो आमेर की राजगद्दी पर कौन बैठे हुए थे? बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं चारों ऑप्शनों को भौकाल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। राणा सांगा जी की बात करते हैं तो राणा सांगा जब मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे हुए थे तो राणा सांगा के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि राणा सांगा जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे 1509 से 28 तक बैठे थे। अब मुझे बताइए उस समय आमेर का राजा कौन था? तो भारमल का टाइम पीरियड है 1547 से 73, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और
मानसिंह प्रथम का टाइम पीरियड है 1589 से 1614 तक, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर पूर्णमल और पृथ्वीराज बचा है। तो आपको मैंने बताया था कि आमेर का शासक पृथ्वीराज कछुआ 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने के लिए गया था, और उसके बाद मैं आपको बता दूं उसके बाद राजगद्दी पे पूर्णमल बैठता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा पृथ्वीराज कछुआ। और पृथ्वीराज कछुआ के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। आप कहोगे गुरुजी बताओ, तो देखो ये पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज कछुआ। और पृथ्वीराज कछुआ के बारे में आप लोगों को फिर मैं याद दिला देता हूं कि पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र थे बच्चों। कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। और कुछ पुत्रों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आपको याद भी है, अच्छी तरह से याद है। देखो, पूर्णमल इसका पुत्र था, पूर्णमल। और भीमदेव इसका पुत्र था। और सांगा कछुआ जिसने सांगानेर बसाया था वो इसका पुत्र था। और भारमल इसका पुत्र था। किसका पुत्र था? भारमल। तो आप मुझे बताओ कि पृथ्वीराज कछुआ आंसर इसका राइट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका पृथ्वीराज कछुआ होगा, कि पृथ्वीराज कछुआ के बाद में राजगद्दी पर बैठता है कौन? पूर्णमल। तो आपको बता दें पृथ्वीराज कछुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा का साथ देने के लिए गया था। क्लियर मामला? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना और गौर फरमाना। 6 फरवरी 1562 को आमेर नरेश भारमल ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध के पीछे भारमल का मूल उद्देश्य था। आखिरकार उसे ऐसा कौन सा शौक आया कि वो अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम राजा से करेगा? कोई न कोई कारण तो होगा ना साथियों। अब इसका क्या कारण था ये हम आपको डिटेल से आज बता देंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरी बात। पहले ऑप्शन देखिए साथियों, इस वैवाहिक संबंध से राजपूताने में आमेर का गौरव बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। शादी करने से गौरव थोड़ी बढ़ेगा, गौरव तो घट गया था। उसका राज्य पड़ोसी राज्यों के संघर्ष से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ ग्रह क्लेश की समस्या थी। उस पे वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। उसके उत्तराधिकारी को मुगल दरबार में उच्च पद मिलेंगे, उसके मन में ये इच्छा भी नहीं थी। तो इस वैवाहिक संबंध के उपरांत उसका प्रतिद्वंदी सुजा आमेर का राज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसे राइट आंसर ये आएगा साथियों। आप कहोगे गुरुजी थोड़ा सा इसके बारे में हमें बता दो ताकि ये कैसे आएगा। तो देखिए साथियों, अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूं और आप लोगों को ये चीज समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगी। और अच्छी तरह से समझ में ये इसलिए आएगी कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अभी मैंने आपको पृथ्वीराज कछुआ बताया था। कौन बताया था? पृथ्वीराज कछुआ। ये वहीं से जुड़ा क्वेश्चन है। और पृथ्वीराज कछुआ के पुत्र मैंने आपको बताया था, नंबर 1 जो था पूर्णमल, नंबर 2 जो था भीमदेव, और नंबर 3 जो सांगा कछुआ, और नंबर 4 भारमल। बच्चों ध्यान से देखना बात को। पृथ्वीराज कछुआ ने अपनी पत्नी, उसकी प्रिय रानी थी बालाबाई, और बालाबाई के कहने पर राजगद्दी पर पृथ्वीराज कछुआ ने पूर्णमल को बिठा दिया था। परंतु पूर्णमल को कुछ समय बाद भीमदेव ने राजगद्दी से हटा दिया और भीमदेव राजगद्दी पर बैठ गया। और भीमदेव राजगद्दी पर बैठने के बाद ऐसा हुआ कि मैं आपको बता दूं कि भीमदेव जब राजगद्दी पर बैठ गया पूर्णमल को हटाकर, तो पूर्णमल का बेटा था एक सूजा नाम का। ध्यान से सुनना, किस नाम का? सूजा नाम का। और ये पुनः आमेर को लेना चाहता था सूजा, और आमेर
का राजा भारमल बन चुका था, तो इनमें ग्रह क्लेश चल रहा था राजगद्दी को लेकर। तो सूजा मदद मांगने के लिए, पूर्णमल का बेटा सूजा मदद मांगने के लिए मेवात के सूबेदार के पास चला गया था, जिसका नाम था सरपुदीन। और सरपुदीन से कह रहा था कि यार तू मेरी मदद कर। तो सरपुदीन और सूजा के आक्रमण से कहीं न कहीं भारमल को डर लग रहा था, इसलिए भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से सहायता के लिए किसके साथ कर दिया था? अकबर से कर दिया था। इस वैवाहिक संबंध के उपरांत उसका प्रतिद्वंदी सूजा आमेर का राज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसे राइट आंसर ये आएगा। बोलो मित्रों, समझ में आ गई बात? आगे की ओर चलते हैं साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अकबर के साथ, ध्यान से देखना, अकबर के साथ विवाहित आमेर राजकुमारी का नाम हरकू दियाता, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि इसका जो नाम था, इसका नाम, इसे कहते हो आप जोधाबाई। क्या कहते हो? जोधाबाई। परंतु यहां पर यह है कि जोधाबाई को हुरका या हरकूबाई पहली बार किसने कहा? तो ऑप्शन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर यदुनाथ सरकार और B.L. पानगढ़िया ने। तो ऑप्शन ध्यान से देखो और इन ऑप्शनों में आपको दिखाई देगा कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसका नाम जोधाबाई बताते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा भी जोधाबाई बताते हैं, लेकिन पहली बार इसका नाम हरकूबाई देने वाला कौन था? B.L. पानगढ़िया ने अपनी पुस्तक में इसका नाम हरकूबाई दिया था, जो कि राजस्थान के एक साहित्यकार, इतिहासकार है। ध्यान रखना, ये जोधाबाई आमेर की राजकुमारी थी, राजा भारमल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? भारमल की बेटी थी, और भारमल की बेटी थी ये जोधाबाई। आगे की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजा भगवंत दास को अकबर के प्रति, ध्यान से पढ़ना, राजा भगवंत दास को अकबर के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने का अवसर जिस युद्ध में मिला वह युद्ध था साथियों। और ध्यान से देखना, चित्तौड़ आक्रमण, बिहार आक्रमण, पेराक आक्रमण, अफगानिस्तान आक्रमण साथियों। ये आपके साथ समस्या हो गई कि गुरुजी इसमें क्या आंसर आएगा? राजा भगवंत दास, ध्यान से देखना, यहां पर किसकी बात कर रहा हो? राजा भगवंत दास को अकबर के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने का अवसर जिस युद्ध में मिला वह था। मित्रों, एक नाम सुना होगा आपने, सरनाल। नहीं सुना तो आज सुन लो। सरनाल का युद्ध हुआ था गुजरात में। सरनाल का युद्ध हुआ था गुजरात में, और सरनाल का युद्ध जो गुजरात में हुआ था, उस गुजरात के युद्ध में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन बताया था किसने? भगवंत दास ने पहली बार किसको बताया था? ये बताया था अकबर को, और इसे कहा जाता है पेराक आक्रमण। इज ए राइट आंसर, पेराक आक्रमण, क्योंकि चित्तौड़गढ़ आक्रमण में भगवंत दास सिर्फ समझाने गया था, और बिहार आक्रमण और अफगानिस्तान आक्रमण का इससे संबंध है, लेकिन इतना नहीं है। इज ए राइट आंसर, पेराक आक्रमण। आगे की ओर बढ़ चलते हैं साथियों, आगे की ओर देखते हैं, और आगे की ओर देखते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका है, मानसिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? मानसिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था साथियों? आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई आपको दे रहा है। देखो, आप कहोगे मानसिंह के पिता का नाम। गुरुजी ये बहुत सीधा क्वेश्चन है और इसको हम कर देंगे, आपने पढ़ा दिया। देखो, मानसिंह के पिता का नाम था भगवंत दास। क्या था साथियों? भगवंत दास। आप कहोगे ये तो सीधा सीधा आ गया गुरुजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है भारमल, और भारमल का जो पुत्र था वो पुत्र था भगवंत दास, और भगवंत दास
का बेटा था मान सिंह। और तुम्हें पता है ये दोनों बाप बेटे ये पूरे के पूरे ही मुगल सेवा में रहे थे। आगे की ओर बढ़ चलते हैं साथियों, इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। ये देखिए साथियों, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होता है और ऐसे क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। ध्यान से देखना, आप इसको थोड़ा सा देखना, ये देखना, इसको अब पढ़ लो आप ध्यान से। रणथंबोर को अकबर के अधीनस्थ कराने का श्रेय मान सिंह को दिया जाता है, क्योंकि देखो साथियों, क्योंकि अब चक्कर पड़ गया। ऑप्शन पहला है, उसने रणथंबोर के 6 माह के घेरे में अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया था। रणथंबोर का नेतृत्व मान सिंह के हाथ में ही था। 6 मास के घेरे में जब अकबर सफल नहीं हुआ तो मान सिंह रणथंबोर के राजा सर्जनहाड़ा से व्यक्तिगत मुलाकात कर दुर्ग दिला दिया। रणथंबोर के दुर्ग में प्रवेश ही मान सिंह ने किया था। अब सुनना ध्यान से, अकबर जो था, इस अकबर ने 1569 में रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर का जो किला है, कटीली झाड़ियां और पहाड़ियों में स्थित किला है, इस किले को जीतना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। और जब अकबर को 6 माह हो गए तो 6 माह हो जाने के बाद अकबर जब इसको जीत नहीं पा रहा था तो मान सिंह ने अपनी चतुरता का परिचय दिया और जो हाड़ौती का सर्जनहाड़ा था, जिसका रणथंबोर पर अधिकार था, उससे जाकर वार्ता करी, उससे कहा कि अकबर आपका चौकीदार बनकर आपके दुर्ग की रक्षा कर रहा है, वो आपका चौकीदार है और आप कैसे राजा हो, अरे आप उनसे मित्रता कर लो। तो मान सिंह ने अपनी चतुरता का परिचय दिया और 6 माह के घेरे में जब अकबर सफल नहीं हुआ तो मान सिंह ने रणथंबोर के राजा सर्जनहाड़ा से व्यक्तिगत मुलाकात कर और उसे अधीनता स्वीकार कराने पर विवश कर दिया। साथियों, ये राइट आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथियों, आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है कि मान सिंह को काबुल की सूबेदारी करनी पड़ी या मान सिंह का काबुल को सूबेदारी करनी पड़ी या मान सिंह काबुल का सूबेदार कितने वर्षों तक रहा? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अकबर मान सिंह से नाराज हो गया जब वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। तो नाराज होने के बाद उसे बंगाल, बिहार, लाहौर, काबुल का सूबेदार बना देता है। तो यहां पर क्वेश्चन यही है साथियों कि काबुल की सूबेदारी उसने कितने वर्ष करी थी साथियों, ये आपको बताना है। तो काबुल की सूबेदारी उसने करी थी 1581 से 86 के बीच। काबुल अफगानिस्तान में ये विद्रोहों को दबाने के लिए गया था, अफगानों के विद्रोह को दबाने के लिए गया था और शांति स्थापित करने के लिए सूबेदार रहा था। तो कितने वर्ष? 5 वर्ष रहा था साथियों। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, ध्यान से देखना। मान सिंह जी के पिता भगवंत दास की जब मृत्यु हुई उस समय मान सिंह कहाँ का सूबेदार था? क्योंकि मान सिंह की आधी जिंदगी सूबेदारी में ही कटी थी, ध्यान रखना। तो इसके पिता देखो, इसके पिता थे साथियों भगवंत दास, है ना। क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के ऑप्शनों पर ध्यान से देखा करो और ऑप्शन क्या पहले अगर आपको याद है तो लिख लो आप। तो देखो, इनके पिता का नाम क्या था साथियों? भगवंत दास था। इनके पिता का नाम था भगवंत दास। और आपको पता है कि भगवंत दास का जो टाइम पीरियड है ये है 1573 से 89, यानी जाहिर सी बात है कि 89 में ये मर गए थे और 89 में इनका देहांत हो गया था। 1589 में उस समय
मान सिंह कहाँ था? जब इसका पिता का देहांत हुआ तो उस समय मान सिंह किस जगह पे था? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। उस काबुल में था, बिहार में था? काबुल में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है ना, बिहार था, बंगाल था, और कहाँ था? क्वेश्चन ये। तो देखो आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। 1581 से 86 है ना, और 1587 से लगभग 90 तक, और लगभग 1590 के बाद बंगाल नियुक्त किया था इसे। तो आप मुझे बताओ राइट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। मृत्यु के समय ये कहाँ का सूबेदार था? बिहार का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों, ध्यान से देखना। मान सिंह को 5000 सवार का मनसब बनाया गया। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मान सिंह को 5000 की सूबेदारी अकबर ने कब दी थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो और इसे करने का प्रयास करो आप कि आखिरकार मान सिंह को 5000 का मनसब कब दिया गया था? आपको ध्यान रखना है। बताओ। चलो 1590 की बात है साथियों। 1590 में आपने नाम सुना होगा खड़गपुर, बंगाल में पड़ता है खड़गपुर, आपने नाम तो सुना ही होगा। और एक स्थान है हाजीपुर। यहां के विद्रोह को दबाने के लिए जब ये जा रहा था, और कुछ राजाओं के नाम सुने होंगे आपने, एक का नाम था संग्राम सिंह और एक का नाम था गणपत सिंह। तो संग्राम सिंह और गणपत सिंह के विद्रोह को दबाने जब ये जा रहा था, उस समय इसको अकबर ने कहा था कि कम से कम तू 5000 सैनिक तो ले जा भैया, 5000 सैनिक, सॉरी 5000 तो तेरे अंडर में ले ही जा। तो 1590 ईस्वी में दी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन बिहार में की गई, ध्यान सुनना, बिहार में ही की गई सेवाओं से रीझ कर, यानी बिहार में सफल हो गया था ये कौन? मान सिंह। अकबर ने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार भी बनाया। वह सूबेदारी मिली थी, वह सूबेदारी इसको कब मिली थी साथियों? ये ध्यान रखना, क्योंकि बिहार में ये सफल रहा तो फिर इसे हमेशा के लिए बंगाल में भेज दिया था 1594 के बाद। तो 1594 के बाद इसे भेज दिया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 बार भेजा था इसे। बंगाल की जो सूबेदारी थी 1594, आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। 1594 से लगभग 1599 तक, 1600 से 1605 तक, और 1605 से लगभग 1614 तक 3 बार इन्हें बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। तो राइट आंसर कब क्या जाएगा? 1594। क्या जाएगा? 1594। बंगाल, बिहार, लाहौर, उड़ीसा का सूबेदार ये रहा साथियों। जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। सम्राट बन जाने पर जहांगीर या सलीम मान सिंह से अप्रसन्न हो गया था, क्योंकि देखो अकबर जब राजा था तो अकबर और मान सिंह के मध्य बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो रहा था। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी, अकबर ने मान सिंह को दत्तक पुत्र का, अकबर ने मान सिंह को 9 रत्नों में शामिल किया। लेकिन जैसे ही जहांगीर राजगद्दी पर बैठा, मान सिंह और जहांगीर के मध्य अनबन हो गई। उसका कारण क्या था मैं आपको बता देता हूं, डिटेल से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ लो आप, और ऑप्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को ऊपर जान दो। मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता रहा हूं, देखना। ये ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो, समझ में आएगा। देखो
भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, ध्यान समझना, मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था, आपको पता है। और मानबाई ने जहांगीर से कहा कि मान जहांगीर कौन था? जोधाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान मानबाई कौन थी? जोधाबाई की भतीजी, बुआ भतीजी, एक और माए बेटी छेको। मानबाई ने कहा जहांगीर से कि मान कि नहीं मानूं। तो इनसे जो टोकन हुआ था उस टोकन का नाम तुम्हें पता है, खुर्रम था। और यही खुर्रम आगे चल के क्या कहलाया? नहीं, इनसे उत्पन्न होने वाला जो बेटा था वो खुसरो था मित्रों। वो कौन था बच्चों? खुसरो था, यानी कि खुसरो था। इनसे जो बच्चा पैदा हुआ था वो खुसरो था। और जहांगीर की मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई से जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम क्या था बच्चों? खुर्रम था। अब खुसरो को राजा बनाना चाहता था कौन? मान सिंह। और सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने भी साथ दिया था। तो अर्जुन देव को तो जहांगीर ने मृत्युदंड दिला दी थी और मान सिंह से वो नाराज हो गया था। तो अब देखो ऑप्शन देखते हैं ध्यान से, क्या है देखना। मान सिंह ने जहांगीर के विद्रोह को सम्राट स्वीकार नहीं किया गया। 1605 में जहांगीर के विद्रोह होने पर मान सिंह ने खुसरो को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा। मान सिंह की सैनिक सेवाएं संतोषजनक नहीं रही, बिल्कुल रही। वहां वह जहांगीर के आदेश अनुसार कार्य नहीं करता था, बिल्कुल करता था। वो तो मुगलों के आदेश अनुसार कार्य क्या मरने को तैयार था, मुगलों के लिए बिल्कुल करता था। मान सिंह ने जहांगीर के विद्रोही को सम्राट स्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो आपका आंसर आएगा 1605 में जहांगीर के विद्रोही होने पर मान सिंह ने खुसरो को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा था और सिक्कों के 5वें गुरु को मृत्युदंड दे दिया था। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं कर पाया, बस इससे नाराज हो गया था कौन? जहांगीर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। और ये भैया जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। जयपुर में सबसे पहले आने वाला मराठा था। जयपुर में सबसे पहले आने वाला मराठा था। आप लोग बताओ, बाजीराव, राधाबाई, महादजी सिंधिया और होलकर। अब आप लोगों के चक्कर पड़ गया भाई। अब चक्कर पड़ गया तो क्या करें? तो देखो, ये सारे जो मराठाओं का आगमन हुआ था ना, ये मराठाओं का आगमन हुआ था सवाई जयसिंह के काल में। ध्यान से समझना, ये सवाई जयसिंह और सवाई जयसिंह ने मराठाओं को रोकने के लिए एक युद्ध भी किया था 1733 में, मंदसौर का और मंदसौर का युद्ध किया था एमपी में, जिसमें सवाई जयसिंह मराठाओं से हार गया था। तो मराठा तो आएंगे सही। अब जब मराठा सरदार बाजीराव का नाम आपने सुना होगा। और बाजीराव जो था ये ऐसा मराठा सरदार था जो सवाई जयसिंह के समय ये लूटपाट का प्रमुख मुखिया था। और बाजीराव ने इसी बहाने अपनी इसकी मां राधाबाई को गलता, जयपुर में गलता एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, यहाँ स्नान करने भेजा था कि आप जाओ। तो राधाबाई आई थी, ध्यान रखना, पहले मराठा और राधाबाई का स्वागत किया था सवाई जयसिंह ने। उसके बाद बाजीराव आया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और उसके बाद राव मल्हार होलकर, उसके बाद महादजी सिंधिया। तो राधाबाई जे राइट आंसर, ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखिए, बाजीराव का जयपुर राज्य में आगमन हुआ था। बताइए आप, जयपुर राज्य में आगमन हुआ था, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा साथियों कि बाजीराव पहली बार जयपुर कब आया था? 1732, 1734, 1736, 1740।
बताओ। तो इसमें राइट आंसर आएगा 1736। 1736 में आया था ये, और मराठाओं से 1734 में इसने युद्ध किया था, और 1734 में जो युद्ध किया था वो युद्ध किया था इसने 1733 में हुआ था, सॉरी, मंदसौर का युद्ध। और बाजीराव 1736 में बाजीराव का आगमन हुआ था, जबकि 1733 में राव मल्हार होलकर के नेतृत्व में युद्ध भी हुआ था, लेकिन मुखिया ये था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो आप, साथ के साथ बताते चलना। ये देखिए आप, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया तो अब आ गया। 1733 में कोटा में लूटपाट मचाने वाला था किशनजी पंत, अंबाजी पंत, पीलाजी यादव, बाजीराव। मराठा और मराठाओं की मुखिया जिसने कोटा में यानी कि लूटपाट मचाई थी, तो डायरेक्ट आंसर याद रखना पीलाजी यादव था, और पीलाजी यादव ने कोटा में लूटपाट का कार्य किया था। इस चीज को ध्यान रखना, पीलाजी यादव। आगे की ओर चलते हैं साथियों। ये देखिए आप, ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो आप। 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा मराठा आक्रमण के शिकार हुए क्योंकि, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, याद रखना। क्वेश्चन आप जो सोच रहे हो उससे वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल लवलीपॉप क्वेश्चन नहीं आते। अधिनेश चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, और आजकल क्वेश्चन ऐसे ही देखे जाते हैं एग्जामों में। 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा मराठा आक्रमण के शिकार हुए क्योंकि हुड़ला सम्मेलन अपने उद्देश्य में असफल हो चुका था। यह तो 1734 में होगा। हुड़ला सम्मेलन तो कब होगा? 1734 में होगा। राजपूत नरेश संगठित नहीं हो सके थे, बिल्कुल, ये तो हुड़ला सम्मेलन के पहले कोशिश कर रहे थे। जगत सिंह के उत्तराधिकारी राणा संग्राम सिंह केवल कागजी कार्यवाही करते रहे। राजस्थान में मराठाओं ने कोई सैनिक कार्यवाही नहीं देखी। कैसे नहीं देखी? बिल्कुल देखी है। हुड़ला सम्मेलन अभी हुआ ही नहीं, बात 1728 की है। राजपूत नरेश संगठित नहीं हो सके, ये तो बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन वो प्लान बना रहे हैं। यहां पर राइट आंसर आएगा जगत सिंह के उत्तराधिकारी, ये संग्राम सिंह, आपको बताया जगत सिंह का बेटा था संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह जो था ये केवल कागजी कार्यवाही कर रहा था, मराठाओं के पक्ष में कागजी कार्यवाही कर रहा था, और ज्यादा कुछ नहीं किया। कि डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ के अधीन ही आता था, और परेशान होकर, मराठाओं से परेशान होकर 1734 में हुड़ला सम्मेलन होगा, याद रखना। उसके बाद राजपूत नरेश संगठित नहीं होंगे, याद रखना, और राजस्थान में मराठाओं ने कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की, बिल्कुल कैसे नहीं करी है। तो जगत सिंह के, क्योंकि जगत सिंह और संग्राम सिंह का संबंध डूंगरपुर बांसवाड़ा से जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इससे किसके थे? मेवाड़ के थे, ये ध्यान रखना है। तो ये कागजी कार्रवाई में ही रह गया है मराठाओं के साथ, है ना, और योजना बनाने में, बाकी इसकी योजना सफल नहीं हुई। और हुड़ला सम्मेलन की अध्यक्षता भी संग्राम सिंह ने करी थी, लेकिन हुड़ला सम्मेलन सफल नहीं हुआ। जगत सिंह को करनी थी हुड़ला सम्मेलन की अध्यक्षता, लेकिन इसका देहांत हो गया था सम्मेलन से पहले ही। देखो आगे की ओर बढ़ चलते हैं, और ध्यान से सुनना। देखो आप, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप गौर से देखो कितना। राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश का उत्तरदायित्व सवाई जयसिंह पर जाता है क्योंकि, अगर सवाई जयसिंह 1733 में मंदसौर के युद्ध में मराठाओं को कूट डालता, मराठाओं को भगा डालता, मराठाओं को तोड़ डालता, मराठाओं को झंझोड़ फेंकता, तो काई लेबा मराठा राजस्थान में आता। तो सारी गलती तो सवाई जयसिंह की है। जयसिंह ने बाजीराव से मालपुरा में मुलाकात करने अपनी निर्बलता का परिचय दिया। हुड़ला सम्मेलन की असफलता का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर जाता है। उन्होंने बाजीराव की माता राधा बाई को जयपुर बुलाकर राजस्थान की आंतरिक अवस्था दर्शन करा दिया। सवाई जयसिंह की मराठाओं के प्रति नीति सदा तुष्टीकरण की ही रही। इसे राइट आंसर बता दीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी। सवाई जयसिंह की मराठाओं के प्रति नीति सदा तुष्टीकरण की रही। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति है
तुम आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। राजपूत राजाओं से कहता रहा कि मराठाओं को भगा देंगे, लेकिन पीठ पीछे मराठाओं का सहयोग करता रहा, ये मराठाओं से मित्रता करता रहा है। ये इसकी तुष्टीकरण की नीति थी, और तुष्टीकरण की नीति आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। आप कहोगे गुरुजी हमें तो इसके आंसर ही नहीं आ रहे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, शुरू में क्या कहा था कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम हो तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो याद रखना, मैं जो काम करूंगा वो काम हमेशा स्टूडेंट के हक में ही करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराने से कोई मतलब नहीं है जो सीधे सीधे क्वेश्चन हो और जिन्हें तुम कर दो। अरे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें नहीं आए। ध्यान रखना, खुश मत होया करो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो खुश हुआ करो आप, दुखी मत होया करो कि यार अपन को नहीं आया। क्योंकि सुनो, पेपर सीधा होगा तो बढ़िया होगा या टाइट होगा तो बढ़िया होगा। याद रखना, पेपर जितना टफ होगा सिलेक्शन उतना ही नज़दीक होगा, पेपर जितना सीधा होगा सिलेक्शन में उतनी ही भागीदारी ज़्यादा होगी, और पेपर सीधा होगा तो पढ़ने निपढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो मराठाओं के प्रति सवाई जय सिंह ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, हमेशा ये तुमको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। मराठाओं ने राजस्थान में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का मुख्य माध्यम बनाया था राजस्थान के नरेशों को धन देने का बाध्य करना। राजस्थान में चौथ, मराठाओं को करता है चौथ और सरदेशमुखी, दो कर हुआ करते थे, इनके ध्यान रखना है। मराठाओं के करते हैं, तुमने शिवाजी का नाम सुना होगा, एक तो चौथ और एक सरदेशमुखी, ये मराठाओं का टैक्स वसूलने का। राजस्थान में उत्तराधिकारी के संघर्षों में भाग लेना, मुगल सम्राटों द्वारा राजपूत नरेशों का अपमान करना। ध्यान से पढ़ना, मराठाओं ने राजस्थान में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का मुख्य माध्यम किस चीज को बनाया था? चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद राजस्थान के नरेशों को धन देने को बाध्य करना, ये तो किया था, धन देने को बाध्य तो किया था, लेकिन ये तो तब करेंगे ना धन देने को बाध्य जब ये उन पर कोई एहसान करेंगे। राजस्थान में चौथ वसूल करने का प्रयास करना, चौथ तो वसूल जब करेंगे ना जब यहाँ के राजा देंगे। राजस्थान में उत्तराधिकारी के संघर्षों में भाग लेना, ये इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ और आपको याद भी है। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं ने ईश्वरी सिंह का सहयोग किया और ईश्वरी सिंह का सहयोग किया। ईश्वरी सिंह युद्ध जीता, राजगद्दी पर बैठा। जब ईश्वरी सिंह मुंह मांगी रकम नहीं दे पाया तो मराठाओं के डर से आत्महत्या कर ली सरगासुली से कूदकर। तो राजस्थान में उत्तराधिकारी के संघर्ष में इन्होंने भाग लिया, यहीं से इनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ, यहीं से इन्होंने राजनीति खेली, यहीं से इन्होंने गेम खेला। ध्यान देना। ये अगला क्वेश्चन अच्छे है ना, क्वेश्चन मजा आ रहा है ना। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करो। काबुल, गुजरात, बिहार। देखो आप कहोगे, देखो काबुल का भी बनाया था, बिल्कुल सत्य बात है। ए बना था, सी भी बना था और डी भी बना था। मैंने कहा था बंगाल, बिहार, लाहौर, उड़ीसा काबुल का सूबेदार बनाया था। तो कौन सा ऑप्शन है मित्रों? आप कहोगे गुरुजी इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर ये हो जाएगा ए, यस प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए, सी और डी। इसे यहां का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। किसको बनाया था? मानसिंह को बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आमेर का इतिहास आपके चल रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप आमेर के इतिहास का, ये आपके सामने रहा। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्वी 22 विद्यमान थी? सवाई प्रताप सिंह, आपको याद होना चाहिए, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में
सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार थी। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान लोग रहते थे। साथियों कितने विद्वान लोग रहते थे? 22। प्रताप सिंह के दरबार में 22 कवि, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ थे। मैंने आप लोगों को बताया था, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में ये 22 भरमार, 22 संगीतज्ञ जो रहते थे, इन्हें गुणिजन खाना बोलते थे। गुणिजन खाना बोलते थे। तो किस राजा के दरबार में गुणिजन खाना या गंधर्व बाईसी थी? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। जो राइट आंसर ए। आगे की ओर चलो साथियों, आमेर के इतिहास का अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान देखो। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बोलो साथियों। सीधा सा क्वेश्चन है, मान सिंह को दी थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह बहुत सीधा क्वेश्चन है, मान सिंह को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये देखो आपके लाइक क्वेश्चन है ये। 12 कोटली के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर, भीनमाल, सिरोही, कोटा। बोलो। पहली बार तो चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करते हैं, और चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करते हैं। चारों ऑप्शनों के बारे में आप लोगों को बताता हूं मैं, और आप लोगों को ध्यान भी होना चाहिए। जो चारों ऑप्शन हैं उन सब के प्राचीन नाम है, और उन सब के प्राचीन नाम हैं तभी आप कर पाओगे। देखो, आमेर का नाम है प्राचीन ढूंढाड़, भीनमाल, सिरोही, कोटा। कोटा का प्राचीन नाम था नंदग्राम। क्या नाम था? नंदग्राम। अब मुझे बताओ, भीनमाल का नाम था पीलोमोलो, और सिरोही का नाम था अबूर्द प्रदेश। अबूर्द प्रदेश। आगे चलकर जब पृथ्वीराज कछुआ आमेर का या ढूंढाड़ का राजा बनता है तो इसके 12 पुत्र होते हैं, और ये 12 पुत्रों में आमेर के 12 हिस्से कर देता है। और जब 12 हिस्से कर देता है तो आमेर का नाम क्या हो जाता है मित्रों? 12 कोटली हो जाता है। ये राइट आंसर 12 कोटली आमेर का ही नाम था। आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का अध्ययन करो। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1560 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1566 ईस्वी। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ चुका है 1562 ईस्वी। आपको पता है कि राजा भारमल ने 1562 में सांगानेर पहुंचकर अकबर के पैरों में गिर गया था, अधीनता स्वीकार की थी। ऐसा करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत राजा था कौन? भारमल। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सवाई जयसिंह के राज कवि जिसने ग्रंथ आपके सामने पढ़ा रखा मैंने, जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की, वह कौन था? तो मैंने आपको बताया था सवाई के दरबार में कवि कलानिधि ने राम रासा ग्रंथ लिखा था। तो कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने राम रासा ग्रंथ लिखा था। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओरे भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो आप कहोगे गुरुजी किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि करी? बात क्या हो रही है मित्रों? बात ये हो रही है कि जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि करी, और ये जगत सिंह कछुआ वही जगत सिंह कछुआ है जिसे बदनाम बादशाह कहते हो तुम। बदनाम बादशाह।
तो बदनाम बादशाह जगत सिंह कछवा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि करी थी। ये किसका पुत्र था? क्योंकि 1803 से 1818 तक राजा बना था, इससे पहले शासक था 1778 से 1803। तो ये किसका बेटा था? ये सवाई प्रताप सिंह का बेटा था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ चलते हैं साथियों, और आगे की ओर चलते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर ध्यान से देखो, पढ़ो, विचार करो। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक को, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक है। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि जीज मोहम्मद शाही एक पुस्तक थी जिसकी रचना करी थी, ये नक्षत्रों की शुद्ध सारणी यानी मौसम के बारे में बताती है। और मौसम के बारे में बताती, मौसम का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर मौसम की अध्ययन प्रक्रिया है। और ये जो मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भी करी थी मुगल बादशाह को, और वो मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट करी थी, लेकिन ये ज्ञान से संबंधित किसने लिखी थी? तो तुम्हें पता है ये सवाई जयसिंह ने लिखी थी, जो कहाँ के राजा थे? सवाई जयसिंह आपके राजा थे बच्चों, कहाँ के? जयपुर के राजा थे। ध्यान रखना आपको, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने इस पुस्तक को लिखा था। आगे की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। ढूंढाड़ राज्य, ध्यान से सुनना, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राम सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन और दुल्हे राय। तो आपको बता दें कि ढूंढाड़ में कछवा वंश की जो स्थापना की थी प्यारे बच्चों, ये दुल्हे राय के द्वारा की गई थी। ये ढूंढाड़ क्षेत्र में आया था, नरवर के जंगल एमपी से होता हुआ ये पहुंचा था। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों, ये देखो, शाहजहां द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शाहजहां द्वारा, ध्यान से देखना, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप करोगे तो मैं मानूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जल्दी बताओ साथियों, कमेंट करके बताओ, ऐसे नहीं, कमेंट करो। शाहजहां, अरे मैं तुम्हें बता दूं कि शाहजहां के पुत्र थे 4। मैंने आप लोगों को बता रखा है, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध, शाह शुजा के विरुद्ध भेजी मुगल सेना का निम्नलिखित सेनापति कौन था? अरे ये भी राजा बनना चाहता था और ये भी कुछ समय के लिए राजा बनना चाहता था, लेकिन इसको एक ही बार में ठिकाने लगा दिया था फिर, क्योंकि शाहजहां राजा किसको बनाना चाहता था? दारा को। और उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था तो मुगल सेना में से सेनापति था। यहाँ औरंगजेब की बात करते तो अपन जानते कि मिर्जा जय सिंह भी आता और जसवंत सिंह भी आता, लेकिन यहाँ सिर्फ शुजा की बात करिए तो शुजा के खिलाफ भेजा था उसने आमेर के मिर्जा जय सिंह को। ये तुम्हें ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से बात समझ में तुम्हारे आई होगी। ध्यान से देखो, 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, ध्यान से देख लो आप, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैं तुम्हें दे रहा हूं समय, क्योंकि तुम लोगों को इसका आंसर बताना है। 1585-86 की बात है मित्रों। इसमें राइट आंसर क्या आएगा?
राजा मानसिंह, राजा मानसिंह इसमें आएगा राइट आंसर। राजा मानसिंह को केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था वह था मानसिंह ही था, जिसको 5000 तक दिया गया था। भगवंत दास को भी दे रखा था लेकिन उसको कम दे रखा था, है ना, 1000 फिर 2000 फिर 3000 ऐसे बढ़ाते, लेकिन राजा मानसिंह को 5000 दे दिया था। इस समय इस चीज को ध्यान रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अधिनेश चयन बोर्ड ऐसे एग्जाम, देखो मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों की समकालीनता, ये तुम्हें, क्योंकि वो मेरी ऊपर वाली लाइन हमेशा तुम्हारे काम आएगी। 7 मुगल बादशाहों के समकालीनता ये मैंने लिखाया था आपको, है ना। कौन कौन से मैंने बताया था आपको? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदर शाह, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला, सवाई सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के समकालीन 3 मुगल बादशाह थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्योंकि आप देख लो इसका जो टाइम है 1700 से 1743। मैं तुम्हें मुगल बादशाहों की ट्रिक डालूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, अभी बता दूंगा मैं आपको टाइम पीरियड, है ना। और ये इसका टाइम पीरियड है, आपको याद हो तो अच्छी तरह से मैं बता दूं। 1700 से 1743 तक सवाई जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह राजगद्दी पर जो बैठा था 1621 से लगभग 67 तक बैठा था। तो 3 मुगल बादशाहों की देखरेख में यही था। मानसिंह, भगवंत दास एक 2 राजाओं की देखरेख में थे। मानसिंह अकबर और जहांगीर की में था, भगवंत दास केवल अकबर की में था, ये ध्यान रखना है। मैं मुगल बादशाह बताऊंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा आपके। देखो आगे की ओर चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। उस समुच्चय की चुनिए, जिसमें उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। यानी कि आपको वो समुच्चय चुनना है इसमें से जहां सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनवाई थी, है ना। मैंने बताया था, आप लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी या बनारस, और मैंने बताया था आपको उज्जैन। अब बोलो इसमें से कौन है? इलाहाबाद आ रहा है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। बनारस, देखो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, इलाहाबाद, कितनी जगह बनवाई थी? 5 जगह बनवाई थी। लेकिन तुम्हारा ऑप्शन किस किस में मिल रहा है? देखो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, इलाहाबाद में नहीं है। जयपुर, आगरा, दिल्ली, विदिशा इसमें नहीं है। जयपुर, बनारस, इलाहाबाद इसमें नहीं है। मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली यहाँ है। और जयपुर ऑप्शन भी होता तो जयपुर यहाँ लिख देते हैं अपन, जयपुर में भी है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को आई भी होगी और अपन ने ये लिखा भी रखा है। श्री जी क्लासेस में सभी छात्रों ने देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे होंगे और फिर से आप रिवाइज करके इनको देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद आप सभी।